हेलो गाइस, सो द मच अवेटेड वीडियो इज हियर। आप लोग बहुत लंबे टाइम से बोल रहे थे कि लॉ की सर्टिफाइड कॉपी की एक बार वीडियो बना देने के लिए, तो वही मैं लाया हूँ। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं या फिर थ्योरी क्वेश्चन, और पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और सेक्शंस कोड करने हैं या नहीं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पेपर से। तो आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने 26 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 30, जो कि फेयरली बहुत ही अच्छा मार्क्स है। और लॉ की एमसीक्यू की एक खास बात होती है कि बहुत ही इजी एमसीक्यूज आते हैं। ये जो वन लाइनर होते हैं, तो अगर आपको प्रोविजंस अच्छे से याद हैं तो वन लाइनर एमसीक्यू बहुत ईजी होते हैं। बात रही केस स्टडी की, तो केस स्टडी वाले एमसीक्यू में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले उसके क्वेश्चन जाके पढ़ो, और बहुत सारे केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो केस स्टडी से रिलेटेड भी नहीं होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम के। तो आप क्वेश्चंस पढ़ो और उसका डायरेक्टली आंसर करो। हाँ, कुछ कुछ होंगे जिसमें केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो उसमें आप पढ़ लो। अदरवाइज ऐसे आप कर सकते हो। और एक मैंने यहाँ पे गलती की थी कि मैंने बुकलेट सीरीज़ नंबर का वो फिल नहीं किया था, जो गोला भरना था। तो उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उन्हें भी पता है कि हाँ थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं। अब मैं बात करूँगा ये थ्योरी क्वेश्चंस की। तो थ्योरी क्वेश्चंस में सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो स्टार्टिंग के जो आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, उसमें थ्योरी क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन है। और कंपलसरी क्वेश्चन जब तुम्हें अटेम्प्ट करने ही करने हैं तो उसे देखकर तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले उसके साइड कर दो। और बाकी के जो क्वेश्चन बच गए, अब उसमें एक एक सब क्वेश्चन होगा, जैसे कि 1 का A, 1 का B, 1 का C, 1 का D। तो तुम्हें क्या करना है कि अब इंडिविजुअली सारे सब क्वेश्चन पे तुम्हें मार्क करना है। जैसे 1 का A मुझे इजी लगा तो मैंने टिक कर दिया, 1 का B मुझे हार्ड लगा तो मैंने क्रॉस कर दिया। ऐसे सारे क्वेश्चंस पे करना है। दूसरी बात, तुम्हें पूरी केस स्टडी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन होता है वो नीचे होता है। जैसे यहाँ पे 1 की A के फर्स्ट में तुम देख सकते हो, असली क्वेश्चन है वेदर ABC लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी और नॉट। तो अब मुझे इतना पता है कि हाँ सब्सिडरी कंपनी का डिफिनीशन मुझे पता है, तो ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम सारे क्वेश्चंस में करने हैं। मतलब नीचे का तुम्हें क्वेश्चन देखना है, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लंबा सा बहुत लंबा चौड़ा केस स्टडी है, और उसके बेसिस पे इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं कि टर्नओवर कंपनी की इतनी है, तो ये सेक्शन 135 का प्रोविजंस अट्रैक्ट होता है या नहीं। फिर CSR से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, जो कि CSR का कॉन्सेप्ट मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, तो मतलब ये तो था कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं ईजिली कर लूँगा। फिर CD है। हाँ, दूसरी बात, ये D क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। और जैसा कि मैंने अपनी लॉ की स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताई थी, अदर लॉज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या तो वो बुक से होंगे, या फिर ऐसे ही कि किसी और मटेरियल जैसे कि RTP, MTP, PYQ, या फिर वो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे अदर लॉज में, तो अदर लॉज को आपको बहुत अच्छे से करना है। हालांकि इस अटेम्प्ट में 30 मार्क्स का हो गया है, बट तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। दूसरी बात, एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ना है, सीधे सब क्वेश्चन पे आना है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन छोड़े कैसे। तो सबसे पहली बात, मैं कुल मिला के 3-4 पेनाल्टी याद करके गया था, सारी पेनाल्टी मैं याद करके नहीं गया था। तो अब हाँ, तो 2 नंबर क्वेश्चन का ए सब क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इन केस इफ द कंपनी हैज ब्रीच्ड द प्रोविजंस व्हाट आर द पोटेंशियल पेनाल्टीज इट मे फेस। तो मैं जो भी 3-4 पेनाल्टीज याद करके गया था, उसमें से ये क्वेश्चन मतलब दूसरे पेनाल्टी का है, वो पेनाल्टी का नहीं था। तो ये क्वेश्चन मुझे पता चल गया कि ये वाला अटैम्प्ट नहीं करना है। और भी बाकी के जो इसमें क्वेश्चंस थे वो मुझे उतने कुछ खास लगे नहीं, तो इसलिए मैंने उसी टाइम अपना मन बना लिया था कि हाँ 2 नंबर क्वेश्चन मुझे छोड़ देना है। अब सारी गुत्थी ये थी कि बाकी के जो 5 क्वेश्चंस बच गए उसे मुझे अरेंज करना था कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। तो वो मैं बाद में बताऊँगा कि हाँ मैंने कैसे अरेंज किया था। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हाँ इस अटैम्प्ट का तो पता नहीं, बट मेरे अटैम्प्ट में जो आखिरी क्वेश्चन होता था हर एक पेपर का, उसमें एक और करके क्वेश्चन और होता था। मतलब जैसे कि ये 5 का A है, तो 5 का A में 2 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक आपको अटैम्प्ट करना है। तो जब भी आपको चांस मिले और वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, तो आप वही वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि हाँ 2 में से कोई एक मुझे आता होगा तो मैं वो वाला कर लूँगा। तो ये थी। अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर शीट पे ले चलता हूँ कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किए थे। हाँ, तो ये रही मेरी आंसर शीट। हाँ, सो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे सब्सिडरी कंपनी का डिफिनीशन, मतलब वो उसके अंदर में आएगा कि नहीं, मतलब वो उसका सब्सिडरी कंपनी होगा या नहीं।
और मैं यहाँ पे लिख रहा था स्मॉल कंपनी का डिफिनीसन। मतलब प्रोविजंस में मैं लिख के आ गया कि हाँ वो सब्सिडरी कंपनी होगी जब उसका कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगा। फिर मैंने जब पूरा एक पेज लिख लिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो भाई मैं स्मॉल कंपनी का डिफिनीसन लिख रहा था। फिर मैं यहाँ पे गया और तब मैंने लिखना स्टार्ट किया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वो सब्सिडरी कंपनी वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रोविज़न सबसे पहले लिखे हैं। हाँ, क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने हेडिंग में ऊपर ही लिख दिया है बड़ा सा, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए। और यहाँ पे मैंने प्रोविज़न लिखे हैं, आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा गैप छोड़ छोड़ के लिखे हैं ताकि मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा हो। पहले प्रोविज़न, फिर मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिखे हैं, और फिर फैक्ट ऑफ द केस ऐसा ही चलता गया, और ये फिर एनालिसिस, और फिर कंक्लूजन। तो आपको भी ऐसा ही करना है, हर एक सब क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले प्रोविज़न लिखना है आपको, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न होंगे वो आपको अच्छे से लिख देने हैं। और फिर फैक्ट ऑफ द केस आपको लिखना है कि हाँ फैक्ट ऑफ द केस तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन से। और फिर एनालिसिस करना है, मतलब प्रोविज़न और फैक्ट को अब आपको कंबाइन कर देना है। और फिर लास्ट में जाके कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेन आंसर है कि हाँ सब्सिडरी कंपनी है वो, उसको मैंने बड़ा सा अंडरलाइन किया हुआ है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाए। अब आप या तो अंडरलाइन कर सकते हो या फिर एक बॉक्स बना सकते हो, बट इतना कर लेना कि हाँ एग्जामिनर को दिख जाए कि आपका मेन आंसर क्या है। फिर उसके वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि हाँ इसने मेन आंसर सही लिखा है तो ऊपर का भी इसने सही ही लिखा होगा। तो ये था 1 का ए पार्ट। ए के 2 पार्ट थे, मतलब 2 पार्ट थे। दूसरे पार्ट में मुझे बताना था कि उसके पास राइट टू वोट है या नहीं। फिर सेम चीज़, प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। यहाँ पे भी देख लो मैंने क्लियरली अंडरलाइन किया हुआ है। अब देख लो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसके अंदर में 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मतलब कितना बड़ा होता है ये। और फिर उन दोनों को अच्छे से करने के बाद मतलब आई थिंक 4 पेज का आंसर था ये। हाँ, तो 5 मार्क्स के लिए आपको 4 पेज लिखना पड़ेगा, और तब जाके मुझे 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5, विच इज़ अ वेरी गुड मार्क, क्योंकि 1 नंबर का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वो लोग करते ही हैं। फिर आते हैं 1 के बी में, 1 मिनट, हाँ 1 के बी में इन्होंने क्या पूछ रखा है, ये तो बहुत लंबा सा है। 1 के बी का, हाँ 1 के बी में अब 3 सब क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो, मतलब 5 मार्क्स की क्वेश्चन में ये लोग 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तीनों 2-2 पेज का। तो इससे समझ जाओ कि आपको बहुत ज़्यादा पेपर लिखने हैं थ्योरी पेपर में, इसीलिए स्पीड में बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही आपको मेंटेन रखनी है। हाँ, पहला क्वेश्चन है इसका कि CSR इसमें अट्रैक्ट होगा या नहीं। फिर CSR कमेटी जो बनी है वो उसके मतलब इन्होंने जो CSR कमेटी में मेंबर्स रखे हैं वो कंप्लाई करती है या नहीं। और उसके बाद CSR कमेटी क्या जो भी एक्टिविटीज़ इन्होंने प्रपोज किए हैं वो सही है या नहीं। अब दिखाता हूँ, 1 मिनट, हाँ ये रहा 1 का बी का फर्स्ट मैंने लिख दिया है प्रोविज़न सिर्फ 1 पेज का, फिर फैक्ट ऑफ द केस और फिर कंक्लूजन, मतलब ये 2 पेज का सिर्फ एक सब क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हुआ। फिर सेम प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन। हाँ, ये जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हो ये मैं करना भूल गया था। ये यहाँ पे जो आप थर्ड पार्ट देख रहे हो, ये जो मैंने छोटा सा 4-5 लाइन में लिखा है, ये करना मैं भूल गया था। ये मुझे याद आया एग्ज़ाम के एकदम आखिरी 15-20 मिनट में कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया। जब मैं मतलब सब क्वेश्चन करके बैठ गया था और चेक कर रहा था कि हाँ मैंने सब क्वेश्चन कर तो लिए हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो मैंने उतना ज़्यादा गैप नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे इसी 4 लाइन में अपना आंसर लिखना था। तो मैंने जैसे तैसे इसको एडजस्ट कर दिया और इन्होंने मार्क्स भी दे दिए हैं। और इस 1 के बी में मुझे मिले हैं 5.5 मार्क्स आउट ऑफ 6, जो कि ठीक है स्कोर है। देन आता है 1 का सी। 1 का सी है क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, अदर लॉज अच्छे से करके जाओ, क्योंकि अदर लॉज आपको बहुत सारे मार्क्स देने वाला है। तो 1 का सी आप देख सकते हो, प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, सिर्फ 1 पेज का आंसर, और इसमें मिल गए हैं मुझे 4 में से 3 मार्क्स। हाँ, फिर 1 का डी आता है। 1 का डी तो भाई क्या मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन बुक में भी था, RTP में भी ये 5-10 बार आ चुका है, तो एकदम दिमाग में बैठ गया था मेरे कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। और इसके तो आंसर भी मुझे याद था कि हाँ उसका जो मैच्योरिटी डे होगा वो हॉलीडे पे पड़ेगा, और हॉलीडे पे मैच्योरिटी डेट नहीं हो सकता है, उससे 1 दिन पहले वाला शायद होता है, तो वो तो भाई मुझे याद ही था। 2 अक्टूबर को देख लो हॉलीडे पे इसका मैच्योरिटी डेट है, सो डेट ऑफ मैच्योरिटी इज 1 अक्टूबर। इसमें इन्होंने दिए हैं 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 4, विच इज स्टिल अ गुड स्कोर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन 3 पे आया है। क्वेश्चन 3 में इन्होंने दिए हैं सिर्फ 8.5 मार्क्स आउट ऑफ 17। अब ऐसा क्यों, तो देखते हैं।
क्वेश्चन 3, वेट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन 3 का है कि ये प्रपोजल उनका सही है या नहीं। बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी से क्वेश्चन है। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मैंने उसका आंसर अच्छे से लिख दिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 5 में से इन्होंने दिए हैं 2.5 मार्क्स, जबकि मैंने अच्छे से प्रेजेंट सब किया है। प्रोविजन आप देख सकते हो, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, प्रपोजल इज़ नॉट वैलिड, जो कि मैंने बिल्कुल सही लिखा है। स्टिल इन्होंने 2.5 मार्क्स दिए हैं। इट्स ओके, कुछ कर भी नहीं सकते हैं हम लोग उसके खिलाफ। और फिर 1 का बी, हाँ 1 का भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ईजी था। इसमें इन्होंने पूछा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, उसके 4 वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से किसी दो को आप डिफाइन कर दो। तो मैंने क्या किया है कि चारों पॉइंट में लिख के आ गया हूँ। अरे हाँ, तो ये रहा, पहले मैंने नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग को डिफाइन कर दिया है, और फिर इसके जो 4 लेवल होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर सब सेक्शन, फिर अदर सेक्शन, फलाना ढिमकाना, 4 पॉइंट मैं लिख के आ गया हूँ, और मुझे मिल गए हैं 3 मार्क्स, जो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और फिर अगला क्वेश्चन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, वो भी बेहद ही ईजी, और उसमें भी मिल गया है मुझे 3 मार्क्स। इसीलिए बोलता हूँ भाई, अदर लॉज अच्छे से करके जाओ, बहुत सारे मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कंक्लूजन में कैन नॉट रिवोक को अच्छे से अंडरलाइन कर दिया है, तो ऐसे आप कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप एडिक्वेट गैप छोड़ रहे हो 2 वर्ड्स के बीच में, 2 पैराग्राफ्स के बीच में। मैंने जानबूझ के एक लाइन छोड़ा है, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है। ये सब कर लेना। फिर आता है 3 का डी। 3 का डी क्या है? 3 का डी, ये ऐसा क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा सा डाउट था इस पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या आंसर होगा, तो जितना मुझे समझ में आया उतना मैं लिख के आ गया। लेकिन फिर भी 3 का डी में इन्होंने कोई मार्क्स नहीं दिए हैं, क्योंकि मेरा आंसर शायद गलत है। जब सजेस्टेड आंसर आएगा तो मैं मैच कर लूँगा कि सही है या गलत। तो इस पूरे क्वेश्चन में मिले हैं 8.5 मार्क्स मुझे। देन मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से है। इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट था कि हाँ इसका क्या आंसर होगा। स्टिल मुझे जितना समझ में आ रहा था उतना मैं लिख के आ गया। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, और फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा मैं लिख के आ गया। और इन्होंने दे दिए हैं मार्क्स कितने दिए हैं? 2, जो कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं। हाँ, अब मैं ICAI की गलती आपको दिखाता हूँ। ये रही क्वेश्चन नंबर 4B। 4B था जनरल क्लॉजेज एक्ट से, और ये क्वेश्चन बुक में भी था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से याद था कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। और 4 का बी आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से लिखा है। प्रोविज़न, पहले प्रोविज़न, KMP, फलाना ढिमकाना, सबका डिफिनीसन, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया, और फिर कंक्लूजन लिख दिया। और यहाँ पे मैंने कैन नॉट लिखा हुआ है, मतलब मेन जो आंसर था उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि कैन नॉट एक्सरसाइज इज राइट, फलाना फलाना। और फिर यहाँ तक मेरा आंसर ख़त्म होता है, और फिर भी इन्होंने मार्क्स नहीं दिए हैं। तो इसका मैंने कंप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टिक किया हुआ है। ये देखो, प्रोविज़न पे टिक, फिर कंक्लूजन पे भी टिक, स्टिल इन्होंने मार्क्स नहीं दिए हैं। तो इसका मैंने कंप्लेन कर रखा है। अभी उनसे बात हुई थी, तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। वैसे मार्क्स बढ़ने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है, स्टिल देखते हैं। अगर 1-2 मार्क्स दे दे तो ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मुझे 2 या 3 मार्क्स मिल जाते तो मेरे 75 स्कोर हो सकता था, बट स्टिल अब क्या ही कर सकते हैं। फिर आता है 3 का सी। 3 का सी आप देख सकते हो, इसके अंदर में 2 क्वेश्चन है। कंपनी वाज एलिजिबल और नॉट, और लोन दिया है कि जो लोन दिया है मिस्टर सेठ ने, वो डिपॉजिट क्लासीफाई होगा नहीं या नहीं। तो ये एक डाटा क्वेश्चन है, और डाटा क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग से ही देखा होगा कि बहुत सारे डाटा क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डाटा, जो भी आपको डाटा वाले प्रोविजंस मिले, उसे आप एक साइड में एक कॉपी में लिख लो, और उसे अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि डाटा क्वेश्चंस किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, बहुत सारे आते हैं। तो ये मैंने लिखा है 3 का सी, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, देन उसका सेकेंड पार्ट प्रोविजन और कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर 3 का डी का 1। 1 मिनट, ये शायद कोई और हो गया।
हाँ, तो ये रहा 4 का सी में दो सब पार्ट है, जिसमें एक में पूछ रहा है कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं, और दूसरा सब पार्ट ये बोल रहा है कि मिस्टर सेठ ने जो लोन दिया है उसको डिपॉजिट बोलेंगे या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी के 1 में मैंने लिखा है प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन में लिखा है कि हाँ एलिजिबल है, और टेन्योर जो है वो अकॉर्डेंस में नहीं है, इस पर इन्होंने टिक कर रखा है। फिर आगे मैंने लिखा है सेकंड जो क्वेश्चन था उसके अंदर में उसका भी प्रोविज़न, और कंक्लूजन मैंने लिख दिया है कि हाँ वो डिपॉजिट कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है इसका क्वेश्चन नंबर डी। सी में मुझे 3.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 4, मतलब सब कुछ सही था उसमें। और 3 का डी है कि हाँ 3 का डी में अब देख लो 3 क्वेश्चन है अब, और तीनों आपको मतलब वही प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, ये सब अच्छे से लिखना है। तो ये आप देख लो, प्रोविज़न, कंक्लूजन, प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। हाँ, और ये वाला इन्होंने पता नहीं क्यों गलत किया है, मुझे नहीं पता, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला आंसर सही था, जो भी हो। और इन्होंने दिए हैं इसमें 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 5। ओके, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि मैंने बोला ये रिलेटिवली मुझे इजी क्वेश्चन लगा था, और इसमें वही और वाला था। तो इसके अंदर में अब 2 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि सीधे मैंने 5 का ए का जो और में दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने पढ़ा, और वहाँ पे देखा डिवेंचर ट्रस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके मुझे सारे पॉइंट्स याद थे, तो वही मैंने देखा। और 5 का ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो मैं घर पे आके पढ़ा था, मतलब एग्जाम में तो मैंने उसे छोड़ ही दिया था। फिर ये डिवेंचर ट्रस्टी वाला क्वेश्चन, इसके अंदर में 3 सब पॉइंट 5 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हो, सब पहले मैंने प्रोविज़न में तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं कि हाँ एक ही साथ प्रोविज़न में तीनों पॉइंट्स लिख दिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखना पड़े, ये लिख दिया। फिर और सीधे कंक्लूजन, फैक्ट तो कुछ है ही नहीं, मतलब फैक्ट और कंक्लूजन को आप मतलब मिला के लिख सकते हो इसमें। तो तीनों में कैन नॉट आंसर होगा, तीनों सही है, और मुझे मिल गए हैं 4 मार्क्स आउट ऑफ 5। ठीक है, और अब आता है 4 का बी। 4 का बी में भी 3 सब क्वेश्चन, और काफ़ी बड़ा है, कौन उतना पढ़ने में टाइम वेस्ट करेगा, सीधे दिखा देता हूँ। हाँ, 4 का बी आप देख सकते हो, ये क्या है भाई, हाँ ये तो और भी इजी हो गया, ये ऑडिटर वाला था, और ऑडिटर के भी सारे पॉइंट्स मुझे याद थे। तो आप देख सकते हो कि हाँ पहले मैंने लिखे हैं इसके प्रोविज़न, तीनों प्रोविज़न एक साथ लिख दिया मैंने, और फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया, और इन्होंने 6 में से 6 मार्क्स दे दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है। एंड देन 4 का सी, डॉक्ट्राइन ऑफ नोसितुर ए सोसिस, पता नहीं क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का था। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आपको क्या करना है कि जो भी डॉक्ट्राइन्स है या फिर जितने भी वो है एड्स टू इंटरप्रिटेशन, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। सबके आपको 3-4 पॉइंट्स एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे है कि पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन डी क्वेश्चन में सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट में लिखना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने कैसे लिखा है। हाँ, तो पहले आप ये देख सकते हो कि नोसित्यूतर ए सोसिस जो भी था वो मैंने लिख दिया है, और बाकायदा ये पूरा मैंने लिखा आधा पेज में। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और करीब 1.5 पेज का आंसर था 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तब जाके इन्होंने 2.5 मार्क्स दिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लिखना पड़ता है छोटे से भी क्वेश्चन के लिए। फिर 5 का डी में सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट का डिफरेंस लिखना था, ये मैंने पिछले पेज में लिखा, इस पेज में लिखा, और बस इतने पे ही मिल गए हैं मुझे 2 मार्क्स। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि आप अदर लॉ पे ज़्यादा फोकस करो, अदर लॉज बहुत ईजी होते हैं, उसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होता है। दूसरी बात, डाटा वाले जो भी क्वेश्चंस है उसे आप अच्छे से करो। डाटा वाले क्वेश्चंस मतलब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि डाटा क्वेश्चंस को आपको साइड में करके लिख लेना है, ताकि उसे आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। डाटा क्वेश्चंस अगर आप कर ले रहे हो, मतलब आपका 60-70% काम वैसे ही हो जा रहा है, और केस स्टडी पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उसका जो मेन क्वेश्चन है वो पढ़ो, उसके बाद प्रोविजन, फैक्ट, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस 4 पार्ट में आपको अपने क्वेश्चन को डिवाइड करने हैं। एनालिसिस वाला पार्ट कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होगा, कुछ में नहीं अप्लाई होगा। दूसरी बात, आपने एक और चीज़ पता नहीं नोटिस किया नहीं, मैंने एक भी क्वेश्चन में सेक्शन कोट नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक भी सेक्शन याद ही नहीं था। तो और देख सकते हो किसी में भी मेरे ज़्यादा मार्क्स कटे नहीं हैं, वो ये बताता है कि सेक्शन की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप अगर सेक्शन याद कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। स्टिल अगर आपको मन है तो कुछ कुछ सेक्शन याद कर लो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, और ज़्यादा सेक्शन याद मत करना। और एक और काम कर सकते हो, अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि 2 प्रोविज़न
दो में से कोई एक प्रोविज़न अप्लीकेबल होगा तो दोनों प्रोविज़न लिख के आ जाओ, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। मेरे अटेम्प्ट में तो ऐसा नहीं हुआ था, बट फाउंडेशन में मैंने ऐसा किया था। और लॉ में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप प्रोविजंस अच्छे से याद करके जाओगे तो वो न्यू क्वेश्चंस बहुत ईजिली आप हैंडल कर सकते हो। और बुक की लैंग्वेज पढ़ो, बुक से जितना हो सके उतना ज़्यादा बुक को देखो, क्योंकि बुक की लैंग्वेज जितना ज़्यादा कॉपी पेस्ट करके आओगे एग्जाम में, आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। और एडिक्वेट गैप छोड़ के आओ 2 वर्ड के बीच में, 2 पैराग्राफ के बीच में। यहाँ पे देख लो, मैंने एक एक जो सब क्वेश्चन था उसके नीचे मैंने 2-2 लाइन छोड़ा है, तो ताकि इससे एक इंप्रेशन बनता है ना कि हाँ तुम प्रेजेंटेशन अच्छा करके आ रहे हो। जो मेन आंसर हो उसको अंडरलाइन करो या फिर उसके अंदर बॉक्स बना लो। और मेरा लॉ का पेपर बहुत शानदार गया था, मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैं जब चेक करने गया तो मुझे पता चला कि 1 का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, तो वो मैंने लास्ट में कर दिया जैसे तैसे। और स्पीड बना के रखो, इंटर के जितने भी पेपर हैं उसमें स्पीड का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो स्पीड हमेशा से बना के रखो, स्टार्टिंग से बना के रखोगे तो हो सकता है तुम्हारी पेपर जल्दी हो जाए। बस इतना ही था। और 4B का जो मैंने कंप्लेन कर रखा है उसका जो भी आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।